Hello everyone, welcome to my YouTube channel Politics in World. This is the one-stop destination for mastering political science. And if you are in class 12th, this video is going to be a game changer for you. क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं the most important MCQs questions contemporary world politics book में से. And this will help you to score well in your board exams. और अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को. So the first question is when was the Soviet Union disbanded? मतलब सोवियत यूनियन कब कोलैप्स हुआ था? तो इसका आंसर है 1991 में. अब है क्वेश्चन द हु बिकेम द सोल सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर जब खत्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसके बाद कौन सी कंट्री सोल सुपर पावर मतलब वन एंड ओनली सुपर पावर बची थी? वो थी यूएसए. ओके. विच करेंसी डिक्लाइंड आफ्टर द इम्प्लीमेंट ऑफ शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी जब लगी थी उसके बाद कौन सी करेंसी डिक्लाइन हो गई थी? आप सबको पता है इसका आंसर है रूबल. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब इसमें क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटकम ऑफ शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी का आउटकम वो नहीं होगा, वो हमारा सही आंसर होगा. ठीक है. तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो डिस्ट्रॉय हो गया था. हाँ, हो गया था डिस्ट्रॉय. जो इंडस्ट्रीज थी वो सेल पर लगा दी गई थी ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद पाए, ये भी सही है. द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल रोज ड्रामेटिकली. नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. शॉक थेरेपी में उनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई थी. तो दिस इज अवर राइट आंसर. ठीक है, क्योंकि ये जो तीन बाकी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आउटकम हैं शॉक थेरेपी में, बट हमें क्या बताना है विच इज नॉट एन आउटकम ऑफ शॉक थेरेपी. तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत बार हम नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और हम फर्स्ट लाइन को, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को टिक करके आते हैं. हम सोचते हैं अरे ये तो है आउटकम. तो ओके. द एशियन वे. अब एशियन वे के ऊपर क्वेश्चन है. एशियन वे क्या दिखाता है? एशियन वे को हमने पढ़ा था, वो इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव जो हमारा इंटरेक्शन है एशियन मेंबर्स के साथ वो दिखाता है. तो दिस इज द राइट आंसर. अब हम देखेंगे कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं जनरल असेंबली के अंदर. तो देयर आर 193 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिक्लेरेशन वॉज साइंड विद एशियान केम इनटू एग्जिस्टेंस. कौन सा ऐसा डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिसके बाद एशियान जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था? तो इसका आंसर है बैंकॉक डिक्लेरेशन. ओके. अब हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर 1962 इज करेक्ट. अब हमें देखना है इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि चाइना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, सोवियत यूनियन जो था वो न्यूट्रल रहा था, उसने कोई भी कंट्री को फेवर नहीं किया था. उन्होंने अपना स्टैंड पॉइंट न्यूट्रल रखा था. ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसके अच्छे रिलेशन इंडिया एज वेल एज चाइना के साथ, दोनों के साथ हैं. तो उन्होंने न्यूट्रल अपना रहना उस टाइम न्यूट्रल रहे थे वो. अब हम देख लेते हैं चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट. इंडिया और चाइना के बीच में कौन से साल में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कौन से साल में वॉर हुई थी? तो द आंसर इज 1962. 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी. ओके. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क इज अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय. फर्स्ट ऑप्शन है साउथ एशियन स्टेट्स, अमेरिकन स्टेट्स, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा साउथ एशियन स्टेट्स. ओके. साउथ एशियन स्टेट्स जो है वो रीजनली एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क उसका. ओके. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द एरियाज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1962 वॉर. 1962 वॉर के कौन कौन से एरियाज के ऊपर डिस्प्यूट हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में? जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश एंड अस्काई चिन रीजन ऑफ लद्दाख. तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में और अस्काई चिन रीजन ऑफ जो लद्दाख है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हुआ था. वट वॉज द मार्शल प्लान. मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान किसने दिया था? आपको पता है अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया था. क्यों बनाया था? क्योंकि जब यूरोप की इकोनॉमी जब पूरी तरह से खराब हो गई थी, खत्म होने वाली हो रही थी, तब उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये मार्शल प्लान बनाया गया था. टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. ओके.
अब पूछा गया है एक्सपैंड साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड। मतलब ये क्यों बनाया गया था? साफ्टा बनाया गया था कि जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड हो पाए, इसलिए ये साफ्टा बनाया गया था। अब हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन साउथ एशियन कंट्री। कौन सी कंट्री साउथ एशियन कंट्री नहीं है? नॉट वर्ड यूज किया गया है। तो बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, रशिया। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? रशिया होगा। द साउथ एशियन लीडर्स साइन द सार्क चार्टर ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें डेट पूछी गई है। तो इसका आंसर है 8 दिसंबर 1985। ओके, 8 दिसंबर 1985 में ये साइन हुआ था। कौन सी कंट्री में हुआ था? ढाका में, बांग्लादेश के अंदर इसको साइन किया गया था। द साइनिंग टुक प्लेस एट द सार्क समिट। फर्स्ट सार्क समिट में इसकी साइनिंग हुई थी। ओके, Okay, let's move to the next question. The next question is which one of the following has been a Hindu kingdom? कौन सी कंट्री इनमें से हिंदू किंगडम है या रही है? तो उसका आंसर है नेपाल। Okay, now we'll move to next question. Who led the popular struggle against the West Pakistani domination? West Pakistani domination जब बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल चल रहा था तो उसको किसने लीड किया था? उसका आंसर है शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच मिलिट्री रूलर पाकिस्तान फेस्ड मिलिट्री क्राइसिस? मिलिट्री क्राइसिस किस मिलिट्री रूलर के अंडर हुए थे? तो इसका आंसर है द याया खान। याया खान के अंडर में हुए थे। ओके, let's move to the next question. The next question is depletion of amount of ozone possesses real danger to। जब ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगती है तो उससे किस किस को रियल डेंजर होता है, किस किस पर खतरा है? तो इकोसिस्टम पे है, ह्यूमन हेल्थ पे है, या दोनों पर है, या किसी पर भी नहीं है? तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ दोनों को खतरा है इससे। अर्थ समिट कब हुई थी? तो अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में। अब आपको यहाँ पर UNFCCC की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर है ए। ओके, Okay, the next question is when did the government remove the barriers for investment in India? कौन कब रिमूव किए थे हमारी कंट्री इंडिया ने बैरियर्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कब हुए थे? 1991 में हुआ था जब LPG लागू हुआ था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जो सही है उसको हमें टिक करना है। Globalization is purely an economic phenomenon. No, it's not an economic phenomena only. Globalization began in 1991. No, it doesn't begin in 1991. Globalization is the same thing as westernization. नहीं, westernization अलग है और globalization का definition अलग है। Globalization is a multi-dimensional phenomena. मतलब globalization सिर्फ economy ही नहीं, social level पर, cultural level पर और इकोनॉमिक लेवल पर, हर लेवल पर ये काम करता है। तो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना। तो दिस इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं द मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम इज। मेन एजेंडा क्या है वर्ल्ड सोशल फोरम का? अपोजिशन टू टेररिज्म, अपोजिशन टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, अपोजिशन टू कम्युनिज्म। तो इसका आंसर है अपोजिशन टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ओके, Now the next question is Bolshevik Communist Party was founded by whom? तो Bolshevik Communist Party हमने व्लादिमिर लेनिन ने जो थी वो फाउंड की थी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है द USSR। यहाँ पे द होगा। द USSR केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन ईयर। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा कि USSR कब बना था, इसमें पूछ रहे हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में कौन से साल में हुआ था। तो इसका आंसर है 1917। ओके, द बर्लिन वॉल फॉल इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर है नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया था और यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का। ओके, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना यार, और कमेंट करें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और सब्सक्राइब करें पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड को फॉर मोर सच एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करो, मेहनत करो और स्मार्ट स्टडी करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।